आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में नाकिस किस्म का गंदम और आटा सप्लाई होने से भड़के अवाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लगातार बढ़ता बिजली बहरान। और स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर में जारी है मुख्तलिफ तामीराती काम। गंदम और उसके आटे से बनी रोटी एक ऐसी खुर्दनी अशिया है जिसकी खपत पूरी दुनिया में तकरीबन सबसे ज्यादा होती है। बेशतर इलाकों में हर रोज के खाने में इसी आटे का इस्तेमाल होता है। इन्हीं में से एक है गिलगित बल्तिस्तान, यानी वो इलाका जो तमाम तर मसनूआत के लिए पाकिस्तान पर मुनहसर है। यहाँ के पहाड़ों में भले ही बेशकीमती मदनियात का खजाना दफन हो, लेकिन खेती बाड़ी कम ही हो पाती है। इसीलिए जरूरी अशिया के लिए यहाँ के निवासी पाकिस्तान पर मुनहसर हैं। आटा, दाल, चावल, मक्का, बाजरा जैसे तमाम खुर्दनी अशिया यहां पाकिस्तान से आते हैं। इनमें से कुछ फूड आइटम्स पर इन्हें 70 की दहाई से सब्सिडी मिलती आई है। अब एक जानिब भीतर खाने तो ये सब्सिडी खत्म करने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इन्हें अनाज के नाम पर गंदा और सड़ा हुआ गंदम और आटा सप्लाई किया जा रहा है। इस वजह से अवाम में बेइंतहा गुस्सा देखने को मिल रहा है। एहतजाज करना मानो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में लिख गया है। मुश्किलात इतनी, चुनौतियां इतनी, दिक्कतें इतनी कि इनका हल निकालने बैठो तो सुलझाते हुए बरसों बीत जाएं। मसाइल का पुलिंदा हर रोज वजनी हो रहा है और हुकूमत ने कानों में तेल डाल लिया है कि उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया है। ताज़ा मामला है मुख्तलिफ अजला में बेहद घटिया किस्म के गंदम और आटे की सप्लाई का, जिसने अवाम के सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। पाकिस्तान हुकूमत ने इन्हें जो राशन की बोरियां भेजी हैं, इनकी क्वालिटी ऐसी है कि अच्छा भला आदमी इसे खाकर बीमार पड़ जाए। इसलिए आज खवातीन इसी घटिया क्वालिटी के आटे से बनी रोटी हाथ में लेकर एहतजाज कर रही हैं। हम अपने बच्चों को इस सर्दी में लेके यहाँ रोड पे खड़े हैं, फीडर भी हाथ में लेके, तो आपसे अपील है कि हमें अच्छे से अच्छे आटा देते। एक तो इतनी महंगाई है, हम कहाँ जाएं। प्लीज हमारी जो ये एहतजाज है इसको खत्म करो और जो हुकूमत के बड़े सरबराह इधर आके हमारे इस एहतजाज को देखें और हमारे इस मुतालबे को हल करें। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गंदम पर सब्सिडी देकर मानो इस्लामाबाद उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। लेकिन सब्सिडी के नाम पर जो गंदम और आटा इन्हें सस्ती दर पर सप्लाई हो रहा है, वो तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। सब्सिडी पर लेने की बात ही दूर रही। आखिर क्या दुश्मनी है पाकिस्तान की इनसे, जो कभी गंदम के नाम पर तो कभी आटे के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तानी शहरों से जो बोरियां आ रही हैं, वो मिलावट से भरपूर हैं। इसीलिए अवाम सड़कों पर उतर आए हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमें जो आटा मिलता है वो खाने के काबिल ही नहीं है, इससे बदबू भी आ रही है। और जो आटा हमें मिल रहा है वो बिल्कुल नाकिस हालत में हमें मिल रहा है। और नहीं हमें जो पहले मिलता था पूरा 40 केजी का थैला, ना हमें वो थैला मिल रहा है। हुक्म वाला से हमारी यही अपील है कि हमें अच्छे से अच्छे क्वालिटी के आटा दे दे। हम 2 वक्त का खाना इस महंगाई में हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम 2 वक्त का खाना भी पूरा हम नहीं खा सकते। इस वजह से तो हमें अच्छा आटा दिया जाए। अगर पाकिस्तान हुकूमत आवाम की गुनहगार है, तो गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। जब मकामी हुकूमत इसी बात से भली भांति वाकिफ है कि यहाँ नाकिस किस्म का गंदम और आटा आ रहा है और ये कोई 1 या 2 बार का मसला नहीं है,
बल्कि ये सिलसिला बना हुआ है, तो भला उसने मुखालिफत क्यों नहीं की? हर छोटी बड़ी बात पर इस्लामाबाद को कोसने वाले मकामी वजीर आला खालिद खुर्शीद इस मसले पर चुप क्यों हैं? जाहिर सी बात है कि बदउनवानी का ये खेल बहुत गहरा है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक पेवस्त हैं। इसलिए चाहे गिलगित बल्तिस्तान को मिलने वाले कोटे में कमी का मामला हो या नाकिस सामान का, वजीर आला खामोश रहना ही पसंद करते हैं। मौजूदा जो स्कर्दों में गिलगित बल्तिस्तान खासतौर पर स्कर्दों में जो आटे का बहरान है, इस हवाले से बेसिकली तो मेरा ताल्लुक कार्डो से है। तो हम काश्तकारी करते हैं, अपनी ज़ाती मिल्कियत को हम ज़ेर इस्तेमाल लाते हैं। तो इस हवाले से अल्लाह का करम है, ज़ाती तौर पर इतना परेशानी नहीं है। कम से कम 6 से 7-8 महीने तक हमारा गुजारा चलता है। तो पिछले दफ़ा 8-8 किलो मिलते थे। अभी गवर्नमेंट ने एक गैर मुनसिफाना तकसीम करके स्कर्दों के लिए 4 और गिरीब के लिए 8, ये एक बिल्कुल जालिमाना सुलूक है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से आ रहे आटे और गंदम की सप्लाई के इस खेल में हर महीने करोड़ों का मुनाफा है। इसलिए हुकूमत ने आंखें मूंद रखी हैं, क्योंकि इसका हिस्सा ऊपर से नीचे तक सब में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है। इस बीच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के गुस्से की एक और वजह है, और वो भी इसी से वाबस्ता है। यहाँ बहुत सी फ्लोर मिले हैं जिन्हें कुछ माफिया किस्म के रसूखदार चला रहे हैं। ऐसा इल्जाम है कि यहाँ अच्छा आटा इलाके के ढाबे और होटल वालों को भेज दिया जाता है, जबकि घटिया किस्म का आटा अवाम में तकसीम होने के लिए पैक कर दिया जाता है। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड आटा खुले बाजार में बेचा जाता है और यहाँ जानबूझकर मसनूई बुहरान पैदा किया जाता है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आटे की किल्लत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोटे का मसला होने की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इलाके से गंदम लेके उसको पीस के आटा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पिछले 2 महीनों से ये सूरत हाल है कि हमें वहाँ से भी कोटे की गंदम नहीं मिलता और न स्कर्दू में मिलता है। तो इस वक्त बाहर के लोग जो स्कर्दू में रिहाइश पजीर है, उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। जो हुकूमत अपने लोगों को हर महीने साफ सुथरा राशन तक मुहैया कराने तक में नाकाम साबित हुई हो, उससे भला क्या तवक्को रखी जाए? मुनाफे की चाहत में अपनी तिजोरियां भरने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है? बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन की सेहत से खिलवाड़ कर सकता है। उसकी बातों का भला क्या यकीन किया जाए? जब यहाँ के बाशिंदों को रोजमर्रा के खुराक के मसले पर एहतजाज का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो भला दीगर मसलों के लिए किस हद तक कदम उठाने पड़ते होंगे, इसका तसव्वुर कोई भी कर सकता है। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। पाकिस्तान को अगर आटे और गंदम पर सब्सिडी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सड़ा हुआ राशन तो ना भेजें। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर वर्ल्ड क्लास अर्बन फैसिलिटीज मुहैया करवाने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर और जम्मू शहर में तामीर तरक्की के काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। अब तक सर्दी के शदीद मौसम के दौरान तामीराती कामों को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता था, लेकिन अब यूरोपियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तामीराती कामों को पूरा किया जा रहा है। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई दे रही है, जिन्हें इलाका मकीन आइंदा वक्त में तरक्की की मिसाल मान रहे हैं। वादी कश्मीर का एंट्री पॉइंट कहलाए जाने वाले श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुश्तरका तौर पर अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहे हैं। जदीद तरीन सड़क बनाने, सीवरेज सिस्टम, पेवमेंट और दूसरी सहूलियात का तामीरी काम मुकम्मल किया जा रहा है। जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ऑन गोइंग है, वो करीबन 60 to 70 हैं, छोटे बड़े मिला के, लेकिन मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट जो वो फेयरली लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स हैं।
تو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کو ہم سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہتے ہیں, جو سی بی ڈی ایریا ہے, جس میں لال چوک ہے, ہمارا ریزیڈنسی روڈ ہے, ایم اے روڈ ہے, بٹمالو کمرواری ہے, کمرواری بٹمالو مومن آباد روڈ ہے, اور ہم وہاں سوق مارکیٹ بنا رہے ہیں. تو موسٹلی اس ایریا میں کافی کام ہو رہا ہے. سری نگر کے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایریا میں آنے والے شہری علاقوں میں پائپ لائن بچھانے, سڑکوں کے ساتھ کنارے کنارے فٹ پاتھ اور ڈرینیج کا کام سرعت کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. موسم سرما کے دوران شہر میں تعمیری کاموں کو بروقت مکمل کرانے کے لیے بیرونی ممالک میں کام آنے والی تکنیک اور تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے. یہاں پر سردی سے متاثر نہ ہونے والے خاص کنسٹرکشن مٹیریل کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جدید ترین مشینوں کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت تعمیری کام مکمل کرنے میں مصروف ہیں. ان مثبت اقدامات سے مقامی لوگ سری نگر شہر میں اور بھی زیادہ ترقی آنے کی امید ظاہر کر رہے ہیں. اب جو یہ کام سٹارٹ ہوا اسمارٹ سٹی کا کام, اسمارٹ سٹی کا بڑا پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے, اس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ شہر کی حالت اب سدھرے گی, شہر اب ٹھیک ہوگا. جیسے کمٹمنٹس ہے گورنمنٹ کے, جیسے کمٹمنٹس ہے ایڈمنسٹریشن کے کہ ہم شہر کو ٹھیک کریں گے, شہر کو ایک اچھا ڈیجیٹل, یوں کہہ سکتے ہیں ایک ڈیجیٹلائز بنا دیں گے. امید یہی کی جاتی ہے کہ اب وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. اب ڈرینیج سسٹم ہمیں ٹھیک ملے گا, روڈوں کی حالت ٹھیک ملے گی ہمیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہے شہر کی وہ شاید ایک سمارٹ شہر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, سمارٹ شہر کی اور ہم بڑھ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم نے پاسٹ میں کیا ہوا اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا, مگر پریزنٹ میں جو ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر کشمیر کی بات کریں یہاں پہ ٹھنڈ بہت ہے, اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن کام کر رہی, اچھی بات ہے کام کر رہی ہے. لال چوک, ریزیڈنسی روڈ, ایم اے روڈ, بٹمالو کمرواری اور دوسرے شہری علاقوں میں از سر نو ترقیاتی تبدیلی لائی جا رہی ہے. جہاں پہلے کبھی تنگ راستوں سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہوں تک آنے جانے میں کافی پریشانیاں ہوتی تھیں, وہاں پر باقاعدہ پوری منصوبہ سازی کے تحت تعمیراتی کام انجام دیے جا رہے ہیں. متعلقہ محکموں کی جانب سے سلسلہ وار طریقے سے مثبت تبدیلیوں پر کام کیا جا رہا ہے. مثلاً آنے والے دنوں میں سری نگر شہر میں بجلی کے کھمبے, اسٹریٹ لائٹس اور مختلف اہم جگہوں پر سائن بورڈز نصب کیے جائیں گے. اسمارٹ سٹی بہت اچھا ہے, لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور سب کے لیے بہت اچھا. اسمارٹ سٹی جو یہ ہم پر بن رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ اسمارٹ سٹی آئے گا تبھی تو سری نگر کا نام بڑھے گا, روشن ہو جائے گا. یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. شعرۂ آفاق سیاحتی مقام کا درجہ رکھنے والے سری نگر شہر میں عوام کو تمام تر شہری سہولیات دستیاب ہو سکیں اور یہاں آنے والے سیاحوں کو معیاری سہولتیں فراہم کرانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ اسمارٹ سٹیز مشن کو حتمی شکل دے رہا ہے. اس منصوبے کے تحت شہر میں ایک کے بعد ایک بڑے بڑے پروجیکٹس مکمل کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں سری نگر شہر ملک کے دیگر اسمارٹ شہروں کی فہرست میں منفرد مقام حاصل کر سکے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. شیر نادر شاہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے برکولٹی یاسن نامی دیہی علاقے میں عوام نے مائننگ لیز کا سرکاری نوٹیفیکیشن رد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہم لوگ اپنی زمین اور پہاڑوں کے مالک ہیں. ہم لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے وسائل پر کوئی باہری قبضہ کرے. پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے مقامی عوام کو بری طرح سے دبایا جا رہا ہے اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہے. گوزال کے اسسٹنٹ کمشنر نے ڈسکاؤنٹ نہ دینے کے عوض میں ایک لوکل ریسٹورنٹ کو ناجائز طریقے سے سیل کر دیا. سینگے سینگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں لوگ آٹے کو لے کر لڑائی کر رہے ہیں.
पाकिस्तान ने हमारे सारे वसाइल चुरा लिए हैं और हमारे लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। सहर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि जिला पुंछ के लोरन इलाके का बर्फ से जमा हुआ नंदी शूल वाटरफॉल यूटी के लोगों को राग़िब करता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के करीबी इलाकों से सयाह यहां इन हसीन नजारों का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एजाज असद ने कामयाबी की दास्तान शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि श्रीनगर में डल लेक लोटस स्टेम फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड नामी एक नया एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कायम किया गया है, जो यूएई में नादरू के 2 कंसाइनमेंट्स भिजवा चुका है। कंपनी में तकरीबन 250 शेयर होल्डर्स हैं और ये हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कर रही है। AIILSG-J&K ने ट्वीट किया है कि कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एहलकारों की जानिब से खास क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया गया। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में जिला उधमपुर में भारतीय फौज ने एक कश्मीरी नौजवान को हिरासत के दौरान अजियतें देकर शहीद कर दिया। पीटीवी चैनल के मुताबिक भारत में फौज मकामी नौजवानों पर जुल्म सितम ढाती रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के माहौल को मुतासिर करने की दहशतगर्दाना वाकयात को अंजाम देने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है। इसकी तस्दीक आए रोज हिफाजती अमले की जानिब से चलाए जाने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से हो जाती है, जहां एक जानिब बड़ी तादाद में छोटे बड़े दहशतगर्द न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी मिकदार में असलहा बारूद जब्त होते रहे हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान का बड़बोला चैनल पीटीवी भारतीय हिफाजती अमले पर झूठी खबरों के जरिए उंगली उठाता आया है और दहशतगर्दी के पुश्त पनाही करने वाले पाकिस्तान के किरदार को सबकी नजरों से ढकता छिपाता रहा है। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती एक ऐसा ही लाइलाज मर्ज बन चुका है। यहां आए रोज बिजली गायब रहती है। बिजली कब आएगी और कब तक रहेगी, इसके बारे में दावा तो कोई बड़े से बड़ा एहलकार भी नहीं कर सकता। बिजली कटौती से आवाम आजिज आ चुके हैं, लेकिन वो भला कर भी क्या सकते हैं। इस खित्ते में जितनी बिजली पैदा होती है, अगर उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो ये पूरा इलाका 24 घंटे मुसलसल बिजली की रोशनी से जगमगा सकता है। लेकिन यहां पैदा हो रही बिजली पावर ग्रिड के जरिए पाकिस्तान भेज दी जाती है और इसका खमियाजा पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को उठाना पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन दिनों ये नजारा आम हो चला है। लगातार होती बिजली कटौती और सड़कों पर इकट्ठा हुए अवाम, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, आखिर कब मिलेगी बिजली कटौती से निजात। पानी अपना, जमीन अपनी, लेकिन बिजली अपनी नहीं। ऐसे में मकामी अवाम का दर्द तो छलकना ही था। बिजली की जो कटौती मुजफ्फराबाद में है, कमो बेश वैसी ही कटौती मीरपुर में है और तकरीबन वैसी ही रावलाकोट में भी। बिजली का बहुत ही जो है ना इशू है मुजफ्फराबाद में। यहाँ पे हर 1-2 घंटे के बाद लोड शेडिंग होती है और जब जाती है तो 2-2, 3-3 घंटे के बाद ही आती है। बिजली न होने की वजह से आजकल सर्दियों का मौसम में लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं सर्दी की वजह से और बहुत सी परेशानी है। खासतौर पर कारोबार तो बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौसम कोई भी हो, बिजली कटौती होना लाजमी है, लेकिन फिर भी मौसम सरमा में बिजली की मांग में इजाफा होने के साथ ही ये संकट मजीद गहरा जाता है। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ है, जब बेइंतहा बिजली कटौती की वजह से बर्दाश्त की इंतहा हो चली है। ऐसा हर साल होता है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। आजाद कश्मीर में इस वक्त 1400 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है और आजाद कश्मीर की मजमूई तौर पर
بغیر لوڈ شیڈنگ کے 350 میگا واٹ بجلی ضرورت ہے اور 2000 میگا واٹ اس وقت پائپ لائن پہ ہے جو اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں. اس کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر لوڈ شیڈنگ کا اس وقت دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر چکا ہے، جبکہ دیہاتوں میں کم و بیش 2 گھنٹے کے لگ بھگ بجلی آتی ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے شہروں اور دیہی علاقوں میں بجلی بھلے ہی نہ آ رہی ہو، لیکن بجلی کے بل خوب آ رہے ہیں. عوام کا الزام ہے کہ بجلی کے بل 2 سے 3 گنا زیادہ تک بھیجے جا رہے ہیں. جن لوگوں کا بل 5 یا 600 ہونا چاہیے تھا، انہیں 4 سے 5 ہزار روپے کا بجلی بل بھیجا گیا ہے. یہ سراسر ناانصافی ہے. عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہاں بجلی ہی کبھی کبھی آتی ہے تو بھلا بجلی کا بل اتنا زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی کی جو ہے گاؤں میں تو شہر میں تو پھر تھوڑی بہتری ہے، لیکن گاؤں میں جو ہے وہ شام اگر رات کو گئی ہے تو صبح آتی ہے، اور اگر صبح کو گئی ہے وہ شام کو آتی ہے. یہ جو بجلی ہے یہ ہمارے ضرورت ہے وہ نہیں پوری کر رہی. ہمیں نہیں پتہ یہ شاید بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ پاکستان میں تو ہو گئی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو جو بل ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. یہاں تو شہر میں کوئی چیکنگ ہوتی ہے یا کوئی دیہات میں کوئی چیکنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس جیسے آئے بل پہنچ گئے دیتے ہیں لوگ. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی مہنگی ہونے کی ایک بڑی وجہ اس پر لگ رہا سرچارج ہے، جو سراسر غلط ہے. یہاں منگلا ڈیم اور نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے اہم منصوبے ہیں، لیکن ان سے بجلی پاکستان کو ملتی ہے، جبکہ مقامی عوام اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں. یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس جدید دور میں اگر لوگوں کو کئی دن بنا بجلی کے گزارنے پڑے تو اس سے بڑی ناانصافی بھلا اور کیا ہوگی؟ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں اگر زیادہ کچھ نہیں صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ بند ہو جائے تو عوام کی زندگی میں کافی بہتری آ سکتی ہے. بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کا کیریئر بہتر طریقے سے سنوارنے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اہم ترین منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے قابل نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ملازمت کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے. اتنا ہی نہیں، جموں کشمیر انتظامیہ کی اور سے مقامی نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کورس کروائے جا رہے ہیں اور آئے روز مختلف علاقوں میں جاب فیئرز بھی لگائے جا رہے ہیں. اس کڑی میں جموں شہر میں بھی میگا جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار اور ان کا کیریئر دونوں ہی کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اس لیے نوجوانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ مشترکہ طور پر کوشاں ہے. اس سمت میں مختلف منصوبوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے تمام تر اضلاع میں میگا جاب فیئرز منعقد کیے جا رہے ہیں. وقتاً فوقتاً لگنے والے ان جاب میلوں میں نوجوانوں کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق ملازمت کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. مثلاً جموں شہر میں انتظامیہ کی جانب سے میگا جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا. اس میں ہزاروں کی تعداد میں شریک مقامی نوجوانوں کو منتخب کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کمپنیوں نے شرکت کی. آج آپ نے دیکھا کہ جیسے یہاں پر ایک جاب فیئر کیا گیا ہے، اس کا بہت اچھا ہم کو رسپانس ملا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروسیس کو کنٹینیوسلی کیا جاتا ہے جس سے کہ جو امپلائرز ہیں اور جو ایسپیرنٹس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو لیبر اینڈ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس دے ہیو اے رجسٹریشن سسٹم جس میں کہ یہاں کے یوتھ رجسٹر کر سکتے ہیں، اور اس کو ایزی بنایا گیا ہے، QR کوڈ بیس بنایا گیا ہے. نوکریوں والے اس روزگار میلے کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے کیا. اس میں الگ الگ شعبوں میں کاروبار کرنے والی 70 سے زیادہ کمپنیوں نے شرکت کی.
यहाँ आने का फायदा कंपनियों को भी हुआ और मुलाजमत के मुतलाशी नौजवानों को भी। जहाँ एक तरफ नौकरी की तलाश में यहाँ आए नौजवानों की पसंदीदा मुलाजमत की तलाश खत्म हुई, तो वहीं दूसरी जानिब कंपनियों को अपने लिए लायक व फाइक उम्मीदवार तलाश करने का मौका मिला। इससे एचआर का काम भी आसान हुआ है और मकामी नौजवानों का भी। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर, काबिलियत और मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद है, जिसे जॉब फेयर्स में शरीक कंपनियों के नुमाइंदों ने भी तस्लीम किया। ये दोनों के लिए विन विन पोजीशन है। मींस हमें भी एक ही जगह पे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, और उन्हें भी एक ही जगह पे कंपनीज मिल जाएंगी ऑफ देयर ऑन चॉइस। तो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट अभी 25 पीपल्स की है, कैंडिडेट्स की है, जिसके अंदर बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, स्टोर कीपर्स, सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस के, आरएमपी डॉक्टर्स वगैरह, सबके लिए मेरे पास अभी ऑप्शन है। तो जैसे जैसे आते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे कैंडिडेट्स आएँ और वी कैन अपॉइंट देम। स्कूल कॉलेज की तालीम पूरी हो जाने के बाद नौजवानों के जहन में अक्सर ये बात उठती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उन्हें अपने पसंदीदा शोबे में मुलाजमत मिल सके, कैसे ये अपनी जॉब ओरिएंटेड स्किल में इजाफा करें। इसलिए जॉब मेले में नौजवानों को जहां नौकरियां मिल रही हैं, वहीं तालिब इल्मों की कैरियर काउंसलिंग भी की जा रही है। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन खुसूसी तौर पर यहाँ आए हैं और यही वजह है कि नौजवान इस मौके को अपने कैरियर का फैसला कुन मोड़ करार दे रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ऐसे बहुत स्ट्रेस रहता है बच्चों को कि जॉब कहाँ पे लें, कैसे जाएं, क्या करें, किसको कांटेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ कंपनीज एट अ टाइम पे जॉइनिंग लेटर भी दे रही हैं, जैसे कि हमें मिला भी है। एंड हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई थिंक कि गवर्नमेंट को ऐसे और इनिशिएटिव करने चाहिए, क्योंकि जम्मू में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड आई थिंक ऐसी चीज़ों के कारण, ऐसे ही कैंपेन्स के कारण वो ख़त्म हो सकती है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सनती और कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इसके साथ ही मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आने वाली कंपनियों की स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत भी बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए इस तरह के जॉब फेयर्स अपने आप में काफी अहम साबित हो रहे हैं। इसी लिहाज से इन जॉब मेलों को बार बार मुनाकिद किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।